नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की जो क्लास है बच्चों, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 है और यही आज का इस क्लास का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, यानी कि आज विद्युत रासायनिक श्रेणी को जब हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे, इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली क्लास अपने लोगों की होगी, हमारी होगी, उस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को यानी कि रासायनिक बलगतिकी को, केमिकल काइनेटिक्स को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी अनाउंसमेंट करनी थी। ठीक है, तो हमने बताया। चले अच्छा बच्चे, देखो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोगों को आज पढ़ना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ECS। क्या कहते हैं बच्चों? ECS। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी जो है इस टॉपिक का यानी कि इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने ये नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, जैसा कि ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लाइन लिखवाई है कि ये जो टॉपिक है ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं की समझ को विकसित करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या लक्षण हैं। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, जितना भी आपको जानना है, ठीक है, 12th लेवल पे, बेसिक लेवल से लेके 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो ये टॉपिक आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति जो समझ, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें कौन किसको रिप्लेस करेगा, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों के आंसर आप देना स्टार्ट कर देंगे, आप देना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलें अच्छा, बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्लास होगी आज की। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वो कक्षा 12वीं में है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, MP बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आपके हाथों में आप तक सही वीडियो पहुंची। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, पूरे वीडियो को देखें। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री अभी तक आपको किसी ने सही से समझा नहीं पाई, केमिस्ट्री आपके माइंड से ऊपर से निकल जाती है, केमिस्ट्री के प्रति आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो एक बार क्या करें, हमारे इस चैनल पर उपलब्ध जो है इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। विलयन वाले चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखें, यानी कि उसके सभी लेक्चर्स को देखें। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर भी पूरा हो गया है, तो इसके सभी जो है 21 क्लासों यानी कि लेक्चर नंबर 21 तक पूरे बंद से लेके 21 तक देखें और फिर देखें आपको केमिस्ट्री समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, पूरे लेक्चर को देखें और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वो तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, उन बच्चों से हमारा यही कहना है प्रॉपर नोट्स अपने बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के चलें। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता, मतलब डेली। ठीक है, डेली पर डे जो है कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ठीक है, जिस प्रकार घड़ा जो होता है वो इकट्ठा नहीं मतलब भर जाता है, एक ही बार में बूंद बूंद करके या थोड़ा थोड़ा करके भरता है, ठीक उसी प्रकार आप भी थोड़ा थोड़ा जो है पर डे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, सीखते रहें, अपने इस माइंड में कुछ ना कुछ डालते रहें। ठीक है, चलिए अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखो भाई क्या है, सभी बच्चे ध्यान से हमें सुनेंगे केयरफुली, पहली बात तो ये है। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चों से हमारा यही कहना है कि एकदम अलर्ट मोड पर आ जाएं, जहां भी बैठे हैं एकदम सावधानी पूर्वक बैठें। ठीक है, शोर शराबे से दूर हो जाएं, एकदम एकांतवास में बैठें और हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यान पूर्वक सुने, केयरफुली समझें। सुननी है और चीज़ों को समझना है, बस दो काम करना है, सुन लेना है सही से ध्यान पूर्वक,
मन को एकाग्र करके और चीज़ों को समझना है जो बात हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, बात बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहें। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, तो देखो हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि ECS, ये इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ECS कहते हैं। देखो भाई परिचय देखें इसका क्या है। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुने कि जब विभिन्न तत्वों चाहे वो हमारी धातुएं हों या अधातुएं हों, ठीक है, जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव यानी कि E0 के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार एक जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है, जो हमको एक टेबल प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हमारे आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, सभी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग पुरानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग 118 के अराउंड तत्व रखे गए हैं। ठीक है, और उन तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो यहाँ पर सभी तत्वों को नहीं लिया गया है, जो मेन तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वैद्युत रसायन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में काम के हैं। ठीक है, जिनसे विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, यांत्रिक मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो विद्युत से रिलेटेड है। तो उन मतलब जो है तत्वों को लेकर यहाँ पर ही यूज करके जो है एक टेबल, एक सीरीज बनाई गई। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या हो गई कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव यानी कि E0 के या तो हम बढ़ते हुए क्रम में रख दें या उनके घटते हुए क्रम में रख दें। ठीक है, या तो हम अवरोही क्रम में रखें या हम आरोही क्रम में रखें। तो इस प्रकार हमको जो श्रेणी प्राप्त होगी, जो सीरीज प्राप्त होगी, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। बहुत सरल है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नो डाउट आज की क्लास में सब कुछ जान जाएंगे, 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, 0 से हीरो तक। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। देखें इसी परिभाषा को हमने यहाँ पर लिखवा रखा है। देखो परिचय, जब विभिन्न तत्वों जैसे धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव यानी कि E0 के बढ़ते अथवा घटते, चाहे आप बढ़ते क्रम में रखें या आप घटते क्रम में रखें, चाहे आरोही क्रम में रखें या अवरोही क्रम में रखें, रखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई श्रेणी को ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। आइए समझ में, तो ये हमारी हो गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज को यूज करके हम धातुओं और अधातुओं की सक्रियता का, एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं, और पता लगाएंगे, अभी जानेंगे इसी लेक्चर में कैसे पता लगाते हैं। ठीक, फिर देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर विभिन्न तत्वों की विभिन्न रासायनिक गुणों, जैसे उनकी सक्रियता, जैसे उनके अपचयित एवं ऑक्सीकृत होने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करके या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर हम विभिन्न तत्वों की सक्रियता, उनके अपचयित होने की क्षमता, उनके ऑक्सीकृत होने की क्षमता और उनके अपचायक और ऑक्सीकारक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन। इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए समझ में, चलिए अच्छा अब ये जरा इस पर नजर मारें। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमारी जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। ठीक है, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, इसमें एक तरफ एलिमेंट्स के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, ये सीरीज लिथियम से शुरू होती है और लास्ट में जाके फ्लोरीन पर जाके समाप्त हो गई।
यहाँ पर इन धातुओं के या इन तत्वों के इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इस तीसरी तरफ यहाँ पर इनके मानक अपचयन विभव को यानी कि ई नोट को लिखा गया है और ये वैल्यू सब वोल्ट में है, किसमें है, वोल्ट में है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हमारी बात सुने। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न तत्वों को उनके ई नॉट के मान के आधार पर या तो हम बढ़ते क्रम में रखें या हम घटते क्रम में रखें, तो दोनों क्रम में रख सकते हैं, चाहे आरोही क्रम में रखिए या अवरोही क्रम में रखिए। तो सर ये वाली जो टेबल बनी हुई है ये किस आधार पर है? ये आपने सर बढ़ते हुए क्रम पे यहाँ पे लगाई है या घटते हुए क्रम पे लगाई है? यानी कि बड़ा यहाँ है या यहाँ सबसे छोटा है, तो मतलब ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो सीरीज यहाँ पर हमने लगाई है ये बढ़ते क्रम में लगाई है। किस क्रम में लगाई? बढ़ते हुए क्रम में लगाई। इसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द जो राइटर्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द जो बुक्स आ रही हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आ रही हैं या प्रीवियस ईयर जितनी भी बुक्स चलती थी जो एनसीईआरटी पर आधारित होती थी, तो अच्छे अच्छे ऑथर्स, अच्छे अच्छे राइटर्स क्या करते थे, मानक अपचयन विभव को यूज करके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उन्होंने बनाई है उनको इसी क्रम में रखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में उन्होंने रखा है, ठीक है, ज्यादातर बुक्स में। और जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी लगभग इसी टेबल को आधार मानकर पूछे जाते हैं। यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि सीरीज का जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो बढ़ते क्रम में, ठीक है। अदरवाइज आप एक टेबल जो है घटते क्रम में बना सकते हैं, बस बनाएंगे कैसे, इसको आप उल्टा कर दीजिए, इसी को मतलब जो सबसे नीचे है उसको ऊपर ले जाए और फिर इसी हिसाब से जो है नीचे चलते चले जाए तो ये घटते क्रम पर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर माइनस साइन से शुरू हो रही है वैल्यू और यहाँ पे धीरे 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 वैल्यू क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू आके कैसी हो गई, प्लस में हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों क्या हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं ये बढ़ते क्रम पर आधारित है, ठीक है। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें जरा ये बताइए कि जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहे हैं इसमें हमें क्या क्या याद करना है, क्या हमें इसमें कुछ याद करना है या ऐसे हमें समझ लेना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, सीधी बात ये ध्यान रखो, आपको इस टेबल में से, इस सीरीज में से कुछ भी याद नहीं करना है, बस इसमें से कुछ बातें हम बता देंगे, धातुओं का क्रम बता देंगे, सीक्वेंस बता देंगे, वो अभी हम पढ़ा लें, उसके बाद लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ नहीं याद करना है, बाद बाकी कुछ बच्चों मन में सवाल हो कि सर क्या हमें विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव ई नॉट का मान भी याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है, कतई नहीं याद करना है, ठीक है। क्या हमें ये याद करना है कि सर जिंक का जो है मानक अपचयन विभव कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, क्रोमियम का कितना होता है? तो क्या हमें इनके सब इलेक्ट्रोड विभव ये ई नॉट के मान याद करने हैं? नहीं याद करने हैं, ठीक है। क्या याद करना है, इस टेबल को हमें कैसे यूज में लेना है, इसमें से हमें अपने काम की कौन सी चीजों को निकाल लेना है और याद करना है, उसको हम अभी आगे लास्ट में बता देंगे, ठीक है। अभी आप केवल ये टेबल समझ लें, ठीक है, कि ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में जो भी कंटेंट लिखा है हेडिंग डाल के, पर्चे डाल के, ये आप इतना लिख लें, टेबल नहीं बनानी, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बुक में बनी होगी। अदरवाइज जो भी हम अलग से इसमें कुछ एलिमेंट्स निकालेंगे तो उनको हम अलग से बता देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो अपनी फेयर कॉपी पे बना लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बच्चों क्या पढ़ने हैं मालूम है? हमें पढ़ने हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लक्षण या इसकी विशेषताएं या इसके गुणों को पढ़ना है। कैसे गुणों को पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है, अभी बता दे रहे हैं कि जैसे हमसे पूछा जाता है कि जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो तत्वों की अपचयन क्षमता पर, उनकी आक्सीकारक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक। दूसरा कैरेक्टर में ये पढ़ना है कि जब हम
उल्टा जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो आक्सीकारक क्षमता होती है या इनकी जो अपचायक क्षमता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो दो कैरेक्टर हमें ये पढ़ लेने हैं। तीसरा कैरेक्टर हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। जरा इसको ध्यान दो, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है जो E0 है वो 0 माना गया है। कितना माना गया है? 0। तो इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्वों की विशेषता में जाननी है और हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्वों की विशेषता में जाननी है। बस ये 4 कैरेक्टर हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के पढ़ लेने हैं। बस आप इनको जब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सही से, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, वो आप इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम सब इन्हीं बातों को जानने चल रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जो है। देखिए एक बार फिर देख लें, ये हमारी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर हमने लगा रखी है। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी इस टेबल पे दोबारा आएंगे, थोड़ा पढ़ा लें, समझा दें, उसके बाद जो है इसमें जो लिखा है उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, रासायनिक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहला हमें इनका कैरेक्टर पढ़ना है अपचयन एवं ऑक्सीकारक क्षमता। अपचयन एवं ऑक्सीकारक क्षमता यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है, अपचयन एवं ऑक्सीकारक क्षमता। तो पहली बात तो हम ये बता देना चाहेंगे कि जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनका बेसिक कमजोर है, वो ये नहीं जानते हैं कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो उनको हम पहले बता देते हैं। देखो, जैसे जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को, रुक जाओ, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से जो है 1 मिनट के अंदर जो है हम डिस्कस किए लेते हैं, पर यहाँ पर बैक आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर कोई तत्व है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये तत्व है। ये तत्व जब क्या करे, ये तत्व जब अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उससे हमें मतलब नहीं, बस इलेक्ट्रॉन को छोड़े, 1 त्यागे, 2 त्यागे, 3 त्यागे, 4 त्यागे, उससे मतलब नहीं। जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। ऐसी कंडीशन में इस तत्व का हो जाता है ऑक्सीकरण। बच्चों, क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इस बात को ध्यान दें, इस तत्व का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक, और ऐसी कंडीशन में ये जो है काम करेगा अपचायक की तरह। किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। आगे समझ, आगे समझ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर उस तत्व का होता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर वह धनायन बनाता है और ऐसी कंडीशन में ये जो धनावेशित आयन बनेगा ये अपचायक की तरह काम करेगा, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, सामान्य शब्दों में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें, अदरवाइज जो बच्चे रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये जानकारी होगी। अब जैसे मान के चले यहाँ पर कोई तत्व है, ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का जो गुण होता है वो किसके पास होता है, सभी जानते हैं, धातुओं के पास। धातुएं सदैव क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाती हैं और अपचायक की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, अपचायक की तरह। और जैसे मान के चलो कोई तत्व यहाँ पर B है, इसने यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऋणायन बनाएगा। ठीक है, ये एनायन बनाएगा। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सर इसका अपचयन हो गया है। क्या हो गया है, अपचयन। यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसे अपचयन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। आएगा समझ, तो ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। अब
ये जो बी है यहाँ पर क्या होगा, वो एक अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। आई बात समझ में, क्योंकि जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सदैव दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, अब जरा हमें ये एक बात बताएं कि ये है और ये है बी, ठीक है। ए हमारा है धातु, ठीक है, और बी हमारा है अधातु। ध्यान से समझते रहें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ये सब समझने में तो बहुत सरल हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगी। धातु की ए की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। बी की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो ये क्या करेगी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के जो है इसको दे देगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगी। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका अभी हमने बताया, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। अब एक बात समझें, इस धातु के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है, इसके रिलेशन में हम बात करेंगे। धातु ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसका हो गया ऑक्सीकरण, ठीक। और जिसने वो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, बी को, तो बी का इसने क्या करा दिया, अपचयन। तो अपना स्वयं का इसने किया ऑक्सीडेशन और इसका कर दिया रिडक्शन। तो इसीलिए जो ए यहाँ पर है, जो धातु है, वो जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो अपचायक की तरह काम कर रही है। अपचायक किसे कहते हैं सर, तो किसी दूसरे तत्व का अपचयन कराने वाले कारक को, अपचयन कराने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अभी नहीं समझे होंगे, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप सामने बैठे बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक, तो हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के सामने बैठे एक बच्चे को दे दिया। तो हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमने अपना क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, ठीक है, और सामने वाले बच्चे को दे दिया, उसने ग्रहण कर लिया, उसने रख लिया, तो उसका हो गया अपचयन। तो हमने अपना स्वयं का ऑक्सीडेशन किया, सामने वाले का अपचयन किया। चूंकि हम सामने वाले का अपचयन करा रहे हैं तो इसलिए हम एक अपचायक है। हम क्या है, अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक। अब क्या करें, अब जैसे जो बी है, ठीक है, वो बी क्या करे, बी जो है इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अपना ये स्वयं का रिडक्शन कर रहा है। बी के संदर्भ में देखें, अब ए के संदर्भ में बी के रिलेशन में बात करें, तो ये अपना स्वयं का कर रहा है रिडक्शन, और इससे इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इसका ये दे रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो बी है वो एक किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन बातों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक इन बातों को आप नहीं जानेंगे विद्युत रसायन श्रेणी को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से समझ में आएगी, ठीक। चलें, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने उसी स्लाइड पर। देखो यहाँ पर थे, देखो अब आ जाओ, अब ये बातें सब समझ में आएंगी अच्छे से। देखो अब हमें ज़्यादा जो है इस पर कोई मतलब फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब हम पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे, अपचयन एवं ऑक्सीकारक क्षमता, ठीक है। अपचयन का मतलब समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर मतलब ग्रहण करेगी, त्यागेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो ग्रहण करेगा, जिससे ग्रहण करेगा उसका करा देगा ऑक्सीकरण, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ध्यान से सुने, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर मतलब नीचे से नीचे आने पर, हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर अर्थात E0 के मान के बढ़ने के साथ साथ तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता यानी कि स्वयं को अपचयित करने की क्षमता
बढ़ती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वो जो तत्व होगा उसकी जो आक्सीकारक क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में? ये हमारी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अभी नहीं समझो, देखो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम जो है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बढ़ते चले आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चलते चले आएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता यानी कि स्वयं को अपचयित कर लेने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और जब आप नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमें बताइए सर कि जो E0 का मान है बच्चों को बढ़ रहा है या घट रहा है? तो वो E0 का मान बढ़ रहा है, E0 का मान बढ़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे तत्वों के E0 का मान बढ़ता है वैसे वैसे उन तत्वों के स्वयं को अपचयित कर लेने की क्षमता जो है बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वैसे वैसे इनकी आक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती है। आई बात समझ? चलिए, अच्छा इसी बात को हमने बेहतरीन तरीके से लिखा है, इसको हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान से समझेंगे, ऊपर से नीचे आने पर अर्थात E0 का मान बढ़ने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी कि जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। अर्थात इनके स्वयं को अपचयित यानी कि रिड्यूस कर लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आई बात समझ? जैसे यहाँ पर एक तत्व रखा हुआ है ए इस पे, और यहाँ पर एक तत्व हमने रख दिया है ई, और हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पर इसका जो E0 होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो है मान के चलो सपोज करो जो है पॉजिटिव हो गया या कम नेगेटिव हो गया। तो ऐसी कंडीशन में किसकी मतलब स्वयं को अपचयित करने की पावर ज़्यादा होगी? तो सीधी सीधी बात है ई की ज़्यादा होगी, ई की ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अपचयन क्षमता है स्वयं को अपचयित कर लेने की जो पावर है वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी बात को हमने यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, जब ये क्षमता बढ़ती चली जा रही है तो आक्सीकारक क्षमता भी तो बढ़ती चली जाएगी भाई। इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, तुझे जितनी तेजी से दूसरों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी सेम तेजी से दूसरों का ऑक्सीकरण कर देगा, स्वयं का अपचयन कर लेगा। आई बात समझ? तो इसके स्वयं को अपचयित कर लेने की क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ दूसरों को ऑक्सीकृत करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, अच्छा इस बात का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड के स्क्रीनशॉट में बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है, इसको कंप्लीट लिखें। ठीक है, चलिए, अच्छा अब हमने नोट करके यहाँ पर इसी फैक्ट को लेके कुछ बातें लिखी हैं, इनको देखें। अतः नोट, अतः हम कह सकते हैं कि जिस तत्व पर E0 जितना अधिक होगा, ध्यान से समझना, जिस तत्व पर E0 जितना अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अर्थात उसका अपचयन यानी कि रिडक्शन उतना ही सरलता से हो जाएगा, उतना ही उसका जो अपचयन होगा वो सरलता से हो जाएगा। जिस तत्व का जितना अधिक E0 का मान होगा, ठीक है, तो वो तत्व उतना ही आसानी से सुगमता से दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और अपना स्वयं का अपचयन करवा लेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वह तत्व प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जैसा कि हमने बताया। आई बात समझ? अच्छा, चूंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, हमने पहले बताया, अतः ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो अपचायक की तरह व्यवहार करती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक, अब हम जरा ये देख लेते हैं कि अधातुओं में या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, मतलब कौन सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये बात पहले से ही जानते होंगे, आवर्त सारणी में भी जब हम पढ़ते हैं तो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है
आवर्त सारणी का जो मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इसको हम आवर्त सारणी के रिलेशन में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक विद्युत ऋणी तत्व। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। अगर इसके पास कोई ऐसा तत्व आ जाए जो अपचयित करने की अपनी क्षमता रखता हो, अपने आप को मतलब जो है क्या रखता हो, मतलब अपने आप को जो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, तो बहुत जल्दी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा, ठीक है। तो अधातुओं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक, ठीक है, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक फ्लोरीन F होता है, अर्थात अधिक विद्युत ऋणी, अर्थात अधिक विद्युत ऋणी, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन जो है खींचता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट है, बहुत जल्दी अपने आप को क्या करता है, अपचयित कर लेता है और सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा देता है। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमने कैरेक्टर पढ़ा है, इस पहले कैरेक्टर में हमने क्या पढ़ लिया, क्या सीखा बच्चों, कि जैसे जैसे हम आवर्त विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वैसे वैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो ऑक्सीकारक जो क्षमता है, जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो पहला कैरेक्टर हमने ये जान लिया। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचायक क्षमता, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी। जैसा अभी आपने पहला कैरेक्टर पढ़ा, दूसरा कैरेक्टर जस्ट अपोजिट है। पहले कैरेक्टर में हमने कहा था कि ऊपर से नीचे आना है, लेकिन अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इसमें उल्टा हुआ, देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, अर्थात E0 का मान घटने पर, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो E0 का मान घटेगा, क्योंकि जो हमने श्रेणी तैयार करवाई है वो हमने ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में लगाई है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो E0 का मान घटेगा। तो E0 का मान घटने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, अब त्यागने की प्रवृत्ति की बात हो गई, ठीक है, बढ़ती जाती है, अर्थात इनके स्वयं को ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज्ड करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पर E0 का मान घटता चला जाएगा, ठीक। तो E0 के मान के घटने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता, यानी कि स्वयं को ऑक्सीकृत कर लेने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कैरेक्टर को आपने अगर सही समझ लिया तो दूसरा कैरेक्टर जस्ट उल्टा कर दीजिए, बहुत सरल, नोट करके देखो इसमें हमने लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तत्व का E0 जितना कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण उतना ही सुगमता से, आसानी से, सरलता से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह प्रबल अपचायक यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में वह एक जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चूंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह अपचायक गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब धातुओं में या आवर्त सारणी में बात करें या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करें, तो सबसे जो प्रबलतम अपचायक है वो है लिथियम। कौन सा है? लिथियम है, एलआई है। अभी जब हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाई थी तो उसमें लिथियम को हमने सबसे ऊपर रखा था, टॉप पर, और फ्लोरीन को हमने सबसे नीचे रखा था, सबसे नीचे, लोएस्ट में। तो इसका लिथियम का जो मतलब जो E0 था वो सबसे कम था, कितना था? सबसे कम था, ठीक है, सबसे कम था। और फ्लोरीन का जो E0 था वो सबसे अधिक था, सबसे कैसा था? अधिक था, ठीक।
सबसे अधिकता। तो वही तो बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे तो जो ई नॉट का मान लगातार कम होता चला जा रहा है। तो कम होते हुए इस मान पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है टॉप पर तो यही तो है, सबसे कम ई नॉट जिसका होगा, जितना कम होगा वही तो जो है सबसे ज्यादा कैसी होगी, वही तो जो है तेजी से मतलब अपना स्वयं का ऑक्सीकरण करेगी। तो ये हमारी जो है सबसे ज्यादा कैसी है, प्रबलतम अपचायक है, बहुत जल्दी जो है दूसरों को इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देती है। ठीक है, अर्थात ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। चलो अच्छा बात समझ में आ गई होगी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर है, बहुत सरल है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा दूसरे वाले पॉइंट में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर ई नॉट के मान में कमी आने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्षमता यानी कि स्वयं को ऑक्सीकृत कर लेने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ इनकी जो है अपोजिट में अपचायक क्षमता बढ़ती चली जाती है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये लिथियम के बारे में ध्यान रखें, प्रबलतम अपचायक लिथियम है और प्रबलतम ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। ठीक, चले अच्छा अब हम तीसरा कैरेक्टर देखते हैं, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव, जैसा कि यहाँ पर अभी बच्चों हमने दिखाया था, एक बार फिर देख लो, फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को जरा टारगेट हम करते हैं, इस हाइड्रोजन को जरा हम टारगेट करते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को जरा देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन। ठीक, इस हाइड्रोजन का आप मानक अपचयन विभव देखिए, यहाँ पर 0 है। कितना है? 0 है, दिख रहा होगा साफ साफ। इसका मानक अपचयन विभव कितना है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव यानी कि हाइड्रोजन के जो मानक अपचयन विभव है, जो ई नॉट है, उसको 0 माना है। क्या माना है? 0 माना है। ठीक, और इसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन विभव। इसको क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन विभव, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसको कहते हैं, देखो लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि SHE कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके ई वोल्ट को, ई नॉट को 0 माना है। ठीक है, अच्छा, इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है एक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में। ये बात हमने पहले भी बताई। इस संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या किया जाता है, किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का ई नॉट पता किया जाता है। ठीक है, ये एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, इसको 0 मान लिया गया है, जिसका हमें पता नहीं है, इसके साथ लाके फिट करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं, तो उसका जो ई नॉट होता है वो या तो प्लस में निकल के आता है या वो माइनस में हमको निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व रखे गए हैं, ध्यान से देखें, इन सभी के ई नॉट का मान नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। सभी का दिख रहा होगा, सभी के ई नॉट का मान नेगेटिव है। और हाइड्रोजन से नीचे जो आप देख रहे हैं, सभी के ई नॉट का मान पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ, ये हमको दर्शाती है कि इन धातुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रही है। आई बात समझ? और जो धातुओं के मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे तत्व रखे गए हैं, उनके ई नॉट का पॉजिटिव मान हमको ये बतलाता है, ये हमको संदेश दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि इन पर अपचयन हो रहा है, और इनके जो इलेक्ट्रोड होंगे जब उनको उनके लवण के विलयन में डुबोया जाएगा तो वो कैथोड की तरह काम करेंगे। आई बात समझ में? तो हमें इस टेबल से ये बात सीखनी है।
आ गया समझ? दोबारा सुनने एक बार कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व रखे गए हैं इन सभी के ई नॉट का मान नेगेटिव है, जो हमको ये बतलाता है कि इन पर क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये सभी जो है एनोड की तरह काम करेंगे, एनोड की तरह काम करते हैं सभी तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे के सभी तत्वों के ई नॉट का मान पॉजिटिव है, जो हमको ये दर्शाता है, ये बतलाता है कि इनका जो है अपचयन हो रहा है और ये सभी कैथोड की तरह काम करेंगे। आई बात समझ में? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें सीखने में, चलो अच्छा, इन बातों को हमने बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। अच्छा एक बात और, हाइड्रोजन से जो ऊपर तत्व रखे गए हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन से नीचे, मतलब वो हाइड्रोजन से जो ऊपर रखे गए हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, हाइड्रोजन से जो नीचे तत्व रखे गए हैं वो हाइड्रोजन से कम एक्टिव है। ये बात भी ध्यान रखो, आगे हम इस बात को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव, इसको हम SRV भी कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव को 0 माना गया है, शून्य माना गया है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE कहते हैं। ठीक, इसका उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, जिसकी सहायता से अन्य किसी अज्ञात अननोन, जिसका हमें विभव मालूम नहीं, अज्ञात इलेक्ट्रोड का ई नॉट ज्ञात किया जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने नोट करके बातें लिख रखी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए सभी तत्वों, वो सभी धातुएं हैं, धातुओं के ई नॉट का मान ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और ये एनोड की तरह काम करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन से नीचे रखे गए सभी तत्वों के ई नॉट के मान धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिस पर अपचयन होता है और ये सभी किसकी तरह काम करते हैं, कैथोड की तरह काम करते हैं। यानी कि जब इन धातुओं की छड़ को उसी धातु के लवण के विलेप में डुबोया जाए तो यहाँ पे ये कैथोड बनेंगे और ये वाले एनोड बनेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, ये हमारा तीसरा कैरेक्टर हो गया हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव के आधार पर, हाइड्रोजन को आधार बनाकर, कि हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व रखे गए हैं उनकी क्या पोजीशन है, हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, चला आगे बढ़ते हैं। देखें, नोट करके हमने एक बात यहाँ पर लिखी है, इसको देखें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसका ई नॉट कैसा होता है, निगेटिव। उसका ई नॉट कैसा प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त होगा, अर्थात यह एनोड की भांति व्यवहार करता है। जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का उपयोग किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड के ई नॉट को पता करने में किया जाता है, तो इस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर में अगर जैसे फिट किया और उसकी वैल्यू अगर निगेटिव में आई, जैसे मान के चलो 1.06 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसका विभव तो हमें पता ही लग गया है कि ई नॉट बराबर -1.06 है। अब इस पर क्या हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है, निगेटिव में वैल्यू जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ये जो है एनोड की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अगर किसी की वैल्यू प्लस में आ गई, जैसे 2.32 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अपचयन हो रहा है और ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं। इसी प्रकार देखो SHSE से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसका ई नॉट पॉजिटिव प्राप्त होता है और वह कैथोड कहलाता है। आइए समझ में, क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है कि उपर्युक्त दोनों तथा केवल मतलब उपयुक्त दोनों तथ्य, ठीक है, तथा नहीं, उपर्युक्त दोनों तथ्य जो हैं केवल तभी 100% तक सही है जब परिस्थितियां मानक हो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, नोट करेंगे। जैसे हमने ये कह दिया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी पॉजिटिव, हाइड्रोजन से ऊपर वालों पर ऑक्सीजन हो रहा है, एनोड की तरह काम कर रहे हैं, नीचे वालों पर अपचयन हो रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। ये सब हम तब कह पा रहे हैं जब परिस्थितियां मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। परिस्थितियां मानक का मतलब विलयन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दाब 1 atm होना चाहिए, ठीक है। विलयन की जो मोलता होनी चाहिए वो 1 m होनी चाहिए, यानी कि 1 मोल पर लीटर। तो इन स्टैंडर्ड परिस्थितियों पर इन सभी तत्वों के क्या निकाले गए, मानक अपचयन ड्रॉप निकाले हैं, ठीक है। अगर इन परिस्थितियों को बदला जाएगा, इनमें शिफ्टिंग की जाएगी, इनको घटाया बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है मालूम, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में चेंज हो सकती है, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में भी चेंज हो सकती है। यानी कि ऑक्सीजन विभव का मान प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी हमको प्राप्त हो सकता है। मानक परिस्थितियां जब तक बनी रहेंगी तब तक ये बात 100% 100% तक सही रहेगी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी पॉजिटिव। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हमने ये बात बोल रखी है कि एनोड का जो अपचयन विभव होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से कैथोड का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो हमने ये बात क्यों कही थी, इसीलिए हमने ये बात कही थी, क्यों परिस्थितियां मानक नहीं दी जाती हैं जो आंतरिक प्रश्न हमको दिए जाते हैं। और प्रयोगशाला में भी मानक परिस्थितियों को ज़्यादा देर समय तक, बहुत देर मतलब अधिक समय तक मेंटेन करके नहीं रखा जा सकता है। जिस समय हम केवल प्रयोग करते हैं तो उसी समय तक मेंटेन करते हैं, बाद बाकी उसको ज़्यादा समय तक मेंटेन नहीं रख सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सब जान लिए हैं अपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षण, ठीक है। तो ये सब हमने कैरेक्टर जान लिए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम आ जाते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस को समझें। आपने चारों कैरेक्टर समझ लिए कि जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन से ऊपर वालों की क्या पोजीशन है, हाइड्रोजन से नीचे वालों की क्या पोजीशन। अब अनुप्रयोग आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड, चाहे एप्लीकेशंस पे आधारित हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे आपसे सक्रियता का क्रम पूछा जाए, चाहे ऑक्सीकरण क्षमता का पूछा जाए, चाहे अपचयन का पूछा जाए, सब बता पाएंगे। अभी हम लेक्चर के लास्ट में इसी में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कराएंगे। आज की क्लास काफी लंबी होने वाली है, लेंथी होगी, ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, देखो इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। पहला उपयोग देखो, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। तो जैसा कि हमने बताया धातुओं का कैरेक्टर क्या होता है, धातुओं का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्व इलेक्ट्रॉन कब त्याग रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ई नॉट का मान जो है अधिक ऋणात्मक और कम होता चला जाता है, वैसे वैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की पावर क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो धातु आवर्त मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ऊपर रखी होगी वो धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी, क्योंकि क्रियाशीलता धातुओं की ऐसी बढ़ रही है नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर। एक धातु हमने यहाँ पर रख दी सी और एक धातु यहाँ पे रखी हुई है ए, और हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाली मोड मतलब एक्टिव होगी, ये कम एक्टिव होगी। आई बात समझ। तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु जितना ऊपर होती है, ठीक है, अर्थात जिसका ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होता है, ठीक है, वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील व प्रबलतम अपचायक होती है। जैसे मान के चले एक हमने आपको धातु दे दी ए और इसके मानक अपचयन ध्रुव का मान हमने आपको दे दिया माइनस में 1.32, ठीक, और एक हमने धातु दे दी बी
और इसका हमने आपको मान दे दिया है 2.05। तो जरा हमें बताओ कौन मोर एक्टिव होगी, कौन प्रबलतम अपचायक होगी। तो सीधी सीधी बात है, जिसके E0 का मान जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा कम होगा, तो बी वाली हमारी धातु कैसी होगी, मोर एक्टिव होगी, प्रबलतम जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। आइए समझ देखें, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम धातुएं जो है वो Zn यानी कि जिंक, आयरन और कॉपर की तुलना में प्रबलतम अपचायक व अधिक क्रियाशील होती हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम यहाँ रखी गई है, पोटेशियम यहाँ रखी गई, सोडियम यहाँ रखी गई, और उसके नीचे यहाँ पर Zn को रखा गया, यहाँ पर Fe रखा गया, यहाँ पर Cu रखा गया। तो हम नीचे से जब ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे तो इनका E0 निगेटिव होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, इनकी सक्रियता लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये ज्यादा एक्टिव है तो ये धातु क्या करेगी, अपने किसी दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी, उसमें उसका स्थान ले लेगी। ठीक, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टर ये हो गया क्रियाशीलता की तुलना करने में। ठीक, अगला देखें, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने बताया था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को हटा देगी, हाइड्रोजन को हटा देगी। किससे हटा देंगी सर? जिस यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जैसे जल से हटा देंगे हाइड्रोजन को, या अम्लों से हटा देंगे, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों में सभी जो है हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, इसीलिए वो क्या है, अम्ल है। तो हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस को जल से व अम्लों से विस्थापित कर देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं, जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं वो ऐसा कर पाने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है। हाइड्रोजन उनको हटा देगा लेकिन वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं, ठीक है, अर्थात जिनका E0 निगेटिव होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है, वे अम्ल यानी कि वे एसिड्स व जल H2O से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ये अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यही तो हमने तीसरा कैरेक्टर बताया था, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है तो एक्टिव है, नीचे रखी गई है तो इनएक्टिव है, मतलब उससे कम क्रियाशील है। अब हम इसके जरा कुछ उदाहरण देख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसका देखते हैं उदाहरण, कुछ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे जो है हाइड्रोजन जो है विस्थापित करती हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर एक धातु लिखी सोडियम, ठीक, यहाँ पर एक धातु लिखी सोडियम, सोडियम क्या करेगी, H2O को यानी कि वाटर जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। सर बिल्कुल कर देगी, क्योंकि आवर्त सारणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर, अभी देख लेना, अभी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये हटा देगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सक्रिया को बैलेंस करना होता है, ठीक है, बैलेंस एलेंस नहीं करेंगे, केवल हम समझा दे रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखो कैल्शियम, क्या कैल्शियम जो है जल से जो है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी? सर बिल्कुल कर देगी। कैल्शियम के साथ कराओगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, इस क्रिया को अपने बैलेंस कर लेना। ठीक, फिर हम दूसरी देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे सोडियम की, अब हम जैसे HCl के साथ क्रिया कराएं, अम्ल ले लें कोई, सोडियम की HCl के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस हाफ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो है विस्थापन किया जा रहा है। ठीक है, विस्थापन लगातार हो रहा है। उसी प्रकार देखें कैल्शियम जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये भी क्या कर रही है, ये भी विस्थापन यहाँ पर हो रहा है। ठीक,
अब जरा यहाँ पर देखें, हम कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। कॉपर की जब हम बात करते हैं H2SO4 के साथ क्रिया बनाते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा बताइए? कॉपर सल्फेट बन जाए, कॉपर सल्फेट बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, कैल्शियम का स्थान ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगी। यहाँ पे देखो कैल्शियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया हमने से, लेकिन कॉपर ने हाइड्रोजन को नहीं हटा पाया, ठीक है। तो हमने लिख दिया देयर इज नो रिएक्शन, नो रिप्लेसमेंट, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस हो गए, जिन रिएक्शंस के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातुएं अम्लों से और जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुएं ऐसा कर पाने में असमर्थ होती हैं, ठीक। इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव में होगी, यानी कि इसका ई नॉट नेगेटिव में होगा और इसका ई नॉट जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों देखो कॉपर जो है जल से भी नहीं हटा पाएगा, ये रिएक्शन लिखना चाहो तो ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दो नो रिएक्शन नो रिप्लेसमेंट, ठीक है, नो रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लें। चलिए अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने उसी स्लाइड पे, ठीक है। देखो अच्छा इस सीरीज को देखें जरा, देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन से ऊपर देखो अभी हमने कौन कौन सी सोडियम ऊपर रखी गई है, वो है सोडियम का स्थान देखो ऊपर है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ गई? कैल्शियम देखो यहीं पर होगी, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का स्थान भी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखो कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए ये विस्थापित, ये इन दोनों ने कर दिया था, इसने विस्थापन नहीं कर पाया था, ठीक है। चलिए अच्छा आ जाओ, तो ये बात हमने सीख ली, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को हमने लिखा है, कह रहे हैं कि क्या कारण है कि मैग्नीशियम व जिंक धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, जबकि कॉपर व Ag ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो इसका सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम व जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है और इनके ई नॉट का मान निगेटिव है, यानी कि कम है, इसीलिए ये क्या करती हैं? जल व अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि कॉपर व Ag का स्थान जो है हाइड्रोजन से नीचे है और इनके ई नॉट का मान कैसा है? अधिक, पॉजिटिव है, इसीलिए ऐसा ये कर पाने में असमर्थ होती हैं। देखो इसी बात को हमने लिखा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम व जिंक धातुओं के ई नॉट पॉजिटिव व ई नॉट निगेटिव कम होने के कारण ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती हैं, जबकि कॉपर व Ag धातुओं का ई नॉट पॉजिटिव अधिक होने के कारण ये विस्थापन करने में असमर्थ होती हैं। यहाँ पर रिएक्शंस भी लगी हुई है, रिएक्शंस देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मैग्नीशियम देखो H2SO4 से हाइड्रोजन को हटा देगी और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, जिंक हटा देगी हाइड्रोजन निकल जाएगी, लेकिन कॉपर और Ag ऐसा कर पाने में असमर्थ है, ये दोनों ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रयोग पर आधारित पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। बहुत सरल है, इसमें कुछ है नहीं यार। चलिए अच्छा आगे देखें धातुओं का विस्थापन, आगे हम देखते हैं धातुओं का विस्थापन। देखो ये भी काफी एक बेहतरीन सा हमारे पास एक इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिख रखी है, ठीक है, कम से कम शब्दों में यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों को कहा गया है। इस क्लास में हमने गागर में सागर भरने जैसी काम किया हमने, ठीक है। किताबें जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में खूब उन्होंने लंबी चौड़ी लिख रखी हैं, ठीक है, खूब डिटेल में हमने रखा है परोस के, लेकिन यहाँ पर हमने कम से कम शब्दों में
ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कहने का प्रयास किया है। तो ये लाइन बहुत बड़े काम की है। क्या लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जिन धातुओं के E0 का मान निगेटिव होता है वो धातुएं मतलब जो है पॉजिटिव E0 वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, किसी को भी आधार बना के आप ये बात कह सकते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डालने पर विलयन का रंग नीले से हरे रंग में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो जरा, ये हमने ले लिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की आयरन की कीलों को डाला, तो यहाँ पर ये जो लोहा होगा क्या वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट का ये जो लवण है इस लवण से कॉपर को हटा पाएगा? तो हमें देखना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन का E0 अगर निगेटिव है तो क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा, और अगर जो है नहीं होगा तो नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ पर हम बता देना चाहें कि आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा और बन जाएगा FeSO4, और कॉपर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि इसका अवक्षेपण हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल में भी। ये जब पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो भी उसमें ये बात हम कहते हैं। ठीक, तो यही बात इसमें लिखनी होती है कि बिल्कुल यस, चूंकि आयरन का स्थान जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसीलिए यह जो है कॉपर सल्फेट के लवण से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है, जिससे विलयन का रंग जो है वो हल्के नीले से हरे रंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार देखें AgNO3 के विलयन में कॉपर को हमने डाला है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? ऐसे पूछा जाता है तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉपर का स्थान Ag से कॉपर यहाँ पर रखी है, हालांकि दोनों है हाइड्रोजन से नीचे, यहाँ हाइड्रोजन है, ये कॉपर है और ये Ag है। ठीक, तो कॉपर जो होगी वो Ag को विस्थापित कर देगी, कॉपर जो है Ag को विस्थापित कर देगी, तो ये कॉपर क्या करेगी, Ag को हटा देगी और यहाँ पर आ जाएगी, बन जाएगा क्यूप्रिक नाइट्रेट और Ag हो जाएगी सेटल डाउन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या हम फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर डालें तो क्या रिएक्शन होगी? अगर ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करें, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला, अब हम फेरस सल्फेट में क्या करें, कॉपर को डाल दें। फेरस सल्फेट में कॉपर को डालें तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वही बात आ गई कि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, आयरन का ऊपर है, तो कॉपर नहीं हटा पाएगी, कॉपर जो है फेरस सल्फेट के लवण से आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब वो लिखा है FeSO4 कॉपर डाला है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक, तो सीधी बात ये ध्यान रखो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखी हुई है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई है, वो धातु जो है वो धातु क्या करेगी, अपने से नीचे रखी हुई धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, जबकि नीचे वाली धातु ऐसा नहीं कर पाएगी। बच्चों एक बहुत मजेदार बात बताते हैं, आपने ये समझ लिया है, अधातुओं के केस में उल्टा कर दीजिए। अधातुओं की बात करें तो आप श्रेणी में जो धातु जितनी नीचे रखी होगी वो अपने से ऊपर रखी हुई धातु को हटा देती है, ठीक, लेकिन वो ऊपर वाली नीचे नहीं हटा पाती है। तो अधातुओं के केस में उल्टा कर दीजिए, अभी हम आते हैं इसी पॉइंट पे आगे जानेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम जानेंगे। ठीक, अब देखो धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने पर, धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने पर वही बातें हैं कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो धातुओं की जो अपचायक क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो धातुओं की आक्सीकरण क्षमता बढ़ती चली जा रही है।
ठीक। तो उन्हीं बातों को बार बार जो है घुमा फिरा के लिखा गया, बताया गया, समझाया गया कि किसी धातु के ई नॉट का मान जितना अधिक निगेटिव होगा, ठीक, अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर उस धातु के इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है और वह ऐसी स्थिति में प्रबल अपचायक की तरह काम करती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। जैसे जिंक व कॉपर के ई नॉट क्रमशः क्या -0.76 वोल्ट व +0.34 वोल्ट है। तो बताइए आप जरा इनमें से कौन प्रबलतम अपचायक है, कौन मोर रिएक्टिव है, जिसका ई नॉट जितना निगेटिव होगा, जितना कम होगा, तो ये वाली होगी। और ये किसका है? जिंक का। तो इसीलिए जिंक क्या करेगी, जिंक जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और कॉपर का क्या कर देगी, अपचयन करा देगी। तो देखो यहाँ पे जिंक ने यही तो किया है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, अपना स्वयं का कर लिया ऑक्सीजन, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो इसे दे दिए और इसका हो गया रिडक्शन। तो ये प्रबलतम अपचायक की तरह काम कर रही है। आई बात समझ में? तो ये भी हमको एक ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के वही बातें हैं, उन्हीं 4 कैरेक्टरों को आधार बना के हमें जो है विद्युत रसायन श्रेणी के अनुप्रयोगों को पढ़ लेना है। इसमें कोई बहुत बड़ी जो है कठिनाई नहीं, इसमें जटिलता नहीं, बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखिए अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता की तुलना करने में अब आप उल्टा कर दीजिए। जैसे हमने बताया था कि आवर्त विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे ई नॉट का मान बढ़ता चला जाएगा, धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। जिस धातु के ई नॉट का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा, अर्थात श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, अतः ऐसी स्थिति में ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करती हैं। और फिर ये यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक श्रेणी में फ्लोरीन है, F2 है, क्योंकि इसका ई नॉट अधिकतम धनात्मक, समझो प्लस में 2.8778 वोल्ट होता है, मोर मतलब जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरीन जो है प्रबलतम जो है ऑक्सीकारक है। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लेने सभी बच्चे, ये सभी पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। ये सभी पॉइंट अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चले साथ साथ। अगला देखें धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व देखें भाई, तो धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय वियोजन मतलब कि ये है कि कोई हम धातु ऑक्साइड ले लें और उसको हम गर्म करें, तो गर्म करने पर कौन सा धातु ऑक्साइड जो है अधिक स्थायी होगा और कौन सा कम स्थायी होगा, ये हम इस श्रेणी के आधार पर ही बता सकते हैं। तो यही तो इसके अनुप्रयोग है, यानी कि थर्मोलाइसिस। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, अर्थात ई नॉट के मान में बढ़ोतरी होने पर ऑक्साइडों का स्थायित्व बढ़ता है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ई नॉट का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इनका जो स्थायित्व है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ई नॉट का मान बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनवर्स में हम कहेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। ई नॉट का मान जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही कितनी की बढ़ती चली जाएगी। कॉपर से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अब घटित हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सुधार कर लूँ, यहाँ पर है अपघटित, ठीक है, यानी कि इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। कॉपर से नीचे वाले हैं ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जैसे देखो Ag2 को सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करना है, तो यहाँ पर सिल्वर और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो गया, इसका विघटन हो गया, HgO इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। वही हम बेरियम ऑक्साइड ले लें, सोडियम ऑक्साइड ले लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लें, देयर इज नो रिएक्शन, गर्म करिए, गर्म कीजिए इसको आप, यहाँ पर इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी गई है, और हम जैसे जैसे नीचे उतरेंगे तब इनकी स्टेबिलिटी घटेगी ना। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है।
इसका रिवर्स भी तो कह सकते हैं भाई। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रही है, तो ऐसा करो ना नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, तो ऊपर नीचे से ऊपर तरफ जाओ तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये धातुएं जो है श्रेणी में सबसे ऊपर रखी गई, तो इसीलिए जो है इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एक आध पॉइंट और है, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हुआ है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना ज्ञात करने में, तो देखो एक हमने जो है टॉपिक सॉल्व कराया था, जब हमने सेल विभव पढ़ाया था तो उसमें आंतरिक प्रश्न सॉल्व कराए थे। टाइप 2 का जो हमने आंतरिक प्रश्न कराया था तो उसमें ये पूछा जाता था कि जरा हमको ये बताइए कि इसका मानक अपचयन विभव ये है, इसका मानक अपचयन विभव ये है, या आपको कोई रिएक्शन दे दी गई और आपसे कहा गया कि बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमने कहा था कि सेल विभव निकालिए, यानी कि जो है आप क्या कीजिए, ई जो है ई नॉट सेल को जब आप निकालेंगे और ई नॉट कैथोड से जब आप ई नॉट एनोड घटाते थे, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, कैसी आ गई, पॉजिटिव में आ गई, तो हम कहते थे कि हमारा सेल कार्य करेगा, अपक्रिया संभव है। और अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई तो हम कहते थे हमारा सेल काम नहीं करेगा, इस सेल में कोई किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, सेल बेकार है, किसी काम का नहीं। तो इसमें वही बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है, कि जिस सेल का मानक सेल विभव धनात्मक अर्थात ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है, ठीक, तो वह सेल कार्य करेगा, अर्थात रेडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर होंगी, अपचयन और ऑक्सीकरण होगा, अर्थात जिस सेल की रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी, अर्थात सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी। और इसका आप अपोजिट कर दीजिए, जिसका हमें नेगेटिव मिलेगा उसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होंगी, वह सेल कार्य नहीं करेगा। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अधातु द्वारा अन्य अधातु लवणों से अधातुओं का विस्थापन। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम धातुओं की सक्रियता की बात करते हैं तो एक ऊपर रखी हुई धातु अपने से नीचे रखी हुई धातु उसको उसके लवण के विलयन से क्या कर देती थी, विस्थापित कर देती थी। अब आप अधातुओं के केस में उल्टा कर दीजिए। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं जो नीचे की तरफ रखी है आवर्त सारणी, ठीक है, वो अपने से ऊपर रखी हुई धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली ज्यादा एक्टिव है, ऊपर वाली कम एक्टिव है। अधातुओं की क्रियाशीलता रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है, और धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो जो है ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ये बात लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना। तो यहाँ पर एक तथ्य के, एक फैक्ट के कई मतलब निकलते हैं, बस समझ पाओ, बस समझ पाओ, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे कि जो धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक है। किसकी? धातुओं की क्रियाशीलता। ये बात अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। और जब अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो जरा हमें ये बताओ, जो नीचे वाली धातु होगी भाई तो अपने ऊपर रखी धातु हटा पाए, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होगी, ये कम एक्टिव होगी। यहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव होगी, ये कम एक्टिव होगी। तो एक बात को सही समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा, दूसरा अपोजिट करना है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातु यानी कि हाइड्रोजन से नीचे अपने से ऊपर रखी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि नीचे स्थित धातु अधिक क्रियाशील होती है। जैसे यहाँ पे देखो हमने की फ्लोरीन और इसकी क्रिया करा रहे हैं Ki से पोटेशियम आयोडाइड से। यहाँ पर धातु कौन है? आयोडीन। तो यहाँ ये धातु है, ये धातु है, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है। तो देख लो भाई, जो नीचे होगी हटा देगी। फ्लोरीन का स्थान सबसे नीचे है, पहले बता दिया। आयोडीन का स्थान इससे ऊपर, इसका मतलब फ्लोरीन इसको हटा देगी। तो F क्या बन जाएगा? यहाँ पे KF बन जाएगा, पोटेशियम फ्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन हट जाएगी, ठीक। फिर देखें क्या आयोडीन KF को हटा पाएगी? क्या आयोडीन KF से फ्लोरीन हटा पाएगी? ये तो उल्टी बात सर आप बता रहे हैं, उल्टा कैसे पॉसिबल है? उल्टा पॉसिबल नहीं है भाई, फ्लोरीन मोर एक्टिव है, आयोडीन थोड़ी ना मोर एक्टिव है, तो आयोडीन नहीं हटा पाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बच्चों, ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लेक्चर को, क्लास को लाइक करें, ठीक है। वीडियो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर जिस लेवल का हम कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपके 12th लेवल पे काम नहीं आएगा, बल्कि अगर कोई बच्चा आगे चल के नीट की तैयारी करता है, नीट लेवल का है, ये बोलते नहीं है, ठीक है। हम अभी ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते हैं नीट पर, अभी थोड़ा और खोल देंगे अपना जो है एडवांस लेवल की चीज़ें जो है, तो ये कम्प्लीटली जो है नीट लेवल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है नीट लेवल का हम काफ़ी हद तक इसको कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट लेवल पर पूछे जाते हैं रासायनिक श्रेणी में, वो इसी के आधार पर आते हैं। भाई श्रेणी तो वही है, चाहे आप 12th में पढ़िए, चाहे आप नीट में पढ़िए, चाहे आप जी मेंस में पढ़िए, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, केमिस्ट्री में, एमएससी में, बीएससी में, कहीं भी पढ़िए, है तो वही विद्युत रासायनिक श्रेणी। बस थोड़ा और डीप में चीज़ों को पढ़ लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं, अलग अलग मतलब फैक्ट की कई मतलब निकाल लेते हैं, तो कुल मिला के सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट के स्तर पर कोई कमी नहीं है, कंटेंट यहाँ पर नंबर 1 का प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट कैरेक्टर देखें, शायद लास्ट है, नहीं अभी होगा, देखें विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में, ये भी कैरेक्टर ने बताया। देखो, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ध्यान से सुने, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 2 या 2 से अधिक धनायन होते हैं, ठीक, 2 या 2 से अधिक धनायन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैथोड पर वह धनायन प्राप्त होता है जिसका ई नॉट अधिक होता है, जिसका ई नॉट अधिक होता है। जैसे मान के चलें कि ये कोई एक विलयन है वैद्युत अपघट्य का, इसमें एक हमारे पास जो है धनायन A+ है और एक B+ है, और ये किस तरफ मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो ये हमारे जाएंगे कैथोड की तरफ। किस तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड हमारा कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये अपने जो है अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड पर कौन प्राप्त होगा, A+ प्राप्त होगा या B+, दोनों धनावेशित है, तो हमें वो प्राप्त होगा जिसका ई नॉट अधिक होगा, जिसका ई नॉट अधिक होगा। ये हमने क्वेश्चन करवाया है। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आप नमक का पिघला हुआ नमक लें, NaCl, पिघला हुआ नमक ले लें, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो आपको कैथोड पर सोडियम प्राप्त होगा, और जब आप उसी नमक को जल में घोलकर उसका जलीय विलयन बना लें तो फिर आपको कैथोड पर सोडियम प्राप्त नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि विलयन में आ जाएगा Na+ भी आ जाएगा और H+ भी होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अब इन दोनों में कंपटीशन होगी, वो कहेगा हम जाके जमा होंगे कैथोड, वो कहेगा हम जाके जमा होंगे, तो कौन जीतेगा? जीतेगा वो जिसका ई नॉट कैसा होगा, ज्यादा होगा। ई नॉट कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो देखो हाइड्रोजन का ई नॉट ज्यादा है और इसका ई नॉट कम है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन विजयी होगा और ये हमको हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होगा। अब आप ऋणायन के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। एनोड पर वह ऋणायन प्राप्त होगा जिसका ई नॉट कम होगा, यानी कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 2 या 2 से अधिक ऋणायन होंगे तो ऐसी स्थिति पर एनोड पर वह ऋणायन प्राप्त होगा जिसका ई नॉट कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके उदाहरण भी शायद उदाहरण नहीं, ठीक है, तो वो प्राप्त होगा। चलिए, अच्छा 10 नंबर का कैरेक्टर देखें, इनका 10th लेवल का क्या है, इनका प्रयोग देखें। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखें। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता घटती है। तो कहने मतलब ये है कि जैसे जैसे श्रेणी में हम ऊपर से नीचे आगे चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इनकी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की जो क्षमता होगी वो घटती चली जाएगी। आई बात समझ? देखो, इसीलिए जो लिथियम होता है, जो सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है धातुएं, ठीक। सोडियम तो इतनी तेजी से क्रिया करती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कि वो जलने लगती है, ठीक है। उसी प्रकार लिथियम, उसी प्रकार से पोटेशियम,
तो ये हाईली जो है एक्टिव धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से क्रिया करती हैं। ऑक्सीजन क्या और भी तत्वों के साथ क्रिया करती है बहुत तेजी से, अम्लों के साथ, क्षारों के साथ, जल के साथ, जलती भी तीव्रता से है। ऑक्सीजन के साथ भैया ये मोर एक्टिव है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये सबसे टॉप पर रखी गई है। तो हाईली एक्टिव है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और प्रबल जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। कॉपर देखो, कॉपर नो रिएक्शन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। क्यों? कॉपर के E0 का मान कैसा है? E0 का मान जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ज़्यादा है, कम होना चाहिए। अगर किसी धातु को ज़्यादा एक्टिव होना है तो उसके E0 का मान कम होना चाहिए। तो कॉपर प्लस में चला जाता है, कॉपर प्लस का हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसलिए देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जल्दी बनता ही नहीं है, ठीक है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अब देखो क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के हमने क्या क्या पढ़ लिए, उसके कैरेक्टर पढ़ लिए, 4 कैरेक्टर कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर तत्वों के गुण और हाइड्रोजन से नीचे तत्वों के गुण। उसके बाद हमने जो है 10 हेडिंग्स के अंतर्गत, टोटल 10 हेडिंग्स के अंतर्गत विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों को वन बाय वन करके डिस्कस किया है बेहतरीन तरीके से, ठीक। अब हम देखो क्या करते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या करते हैं, एक टेबल आपको बता देते हैं, ठीक है, वो आपको याद कर लेनी है। जैसा कि हमने बताया पूरी टेबल हमें याद नहीं करनी है। देखो समझे, ये हमारी टोटल जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आपको कैसे याद करना है। देखो यहाँ पर आप रख लीजिए हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन से ऊपर देखिए कौन कौन से जो हमारे तत्व हैं, कौन कौन से धातुएं हैं जो हमारे काम में आएंगे, जिनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आप रख लीजिए लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, Zn जिंक है और Fe। बस इन तत्वों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, इनका क्रम पहले लगा दे रहे हैं, उसके बाद हम जो है लगा देंगे। देखो बच्चों क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, ठीक, कैल्शियम है और सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के बाद हम एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद आप जिंक ले लें और Fe आयरन को ले लें, ठीक है। तो इतनी धातुएं हमारे काम में आएंगी, ठीक। और यहाँ पर आप रख दें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम यहाँ पर रखे दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक। अब अच्छा, हाइड्रोजन से नीचे जरा देखें कौन कौन से हमारे काम में आएंगे। पहला तो हमारा कॉपर, दूसरा हमारा जो है Ag, Hg और Au, इतनी धातुएं हमारे काम में आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे। देखो कौन कौन सी है, कॉपर है और Ag है और Hg है, ठीक, और Au है, ये धातुएं हैं, ठीक। अच्छा, ये जो इससे जो ऊपर धातुएं हैं ये कैसी हैं, ये सक्रिय हैं, ये कैसी हैं, सक्रिय हैं, और इनका जो E0 है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। और ये कैसी है, ये कम सक्रिय है, यहाँ पर लिख लो, ये कैसी है, कम सक्रिय है, और इनके E0 का मान कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। ये बात ध्यान रखें। तो ये जो हमने टेबल बच्चों आपको बनवाई है, इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, इस टेबल को आप याद कर लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों इस टेबल से कुछ भी हमें याद नहीं करना है, सब कुछ हमें ना इनके मानक अवचयन याद करने हैं, ना इनकी रिएक्शन से याद करनी है, ना इनका कोई क्रम याद रखना है। केवल अगर हमने इतना याद कर लिया, हमारे दिमाग में इतना फिट है, तो ये मान के चलें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बोर्ड परीक्षा में, नीट परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो अतिलघु हो, चाहे लघु हो, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, चाहे वो आक्सीकार क्षमता से हो, अपचयन क्षमता से हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने का हो, XYZ कोई भी क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाएंगे।
हमें इन धातुओं के मानक अपशिष्ट विभव के मान भी ई नॉट भी याद नहीं करने हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएंगे, बस ये थोड़ा हमें क्रम ध्यान दो। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन है। लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जेडन, जिंक और आयरन। हाइड्रोजन से नीचे महंगी धातुएं हैं। महंगी धातुएं तो ये तो याद ही कर लो, सोना है, चांदी है, मरकरी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, तो इन धातुओं को याद करना है। ठीक है, इनको क्या याद करने जा रहा है, इनको याद कर लेना। यहाँ पे प्लेटिनम और होनी चाहिए, चलो प्लेटिनम और लिख देते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम आ गई। तो जितनी भी महंगी धातुएं हैं वो सब यहाँ पर नीचे रखी गई, बाकी सब धातुएं ऊपर रखी गई। तो आपने अगर इतना याद कर लिया तो समझे सब कुछ याद कर लिया। ठीक, तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और इसको अपनी कॉपी में बना लेना, एक दो बार इसको देखना, प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। ठीक, चाहे अच्छा, अब हम जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से अपने विद्युत रसायन श्रेणी से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन विद्युत रसायन श्रेणी से पूछे जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, हर एक बच्चा आसानी से सॉल्व कर लेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन है, बाद बाकी अगर आपको इनके आंसर लिखने हैं तो आंसर अपने स्वयं लिखें। ठीक है, हम समझा देंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित बोर्ड परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों? देखिए इस बात को क्या कहा गया, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर इन्होंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। कह रहे हैं कि AgNO3 पर जब आप कॉपर डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हो रही है यानी कि हमको कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है। ठीक, और यहाँ से हमको जो है Ag का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर 2 Ag होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की रिएक्शन होगी कुछ। ठीक है, Ag बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, बता दो यहाँ पर Ag बैठ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जब आप किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट, अब यहाँ पर आप ले लीजिए जिंक नाइट्रेट, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया जिंक नाइट्रेट, और इसमें हम सिल्वर को डाल रहे हैं तो कह रहे हैं देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है, तो भाई देखो सीधा सीधा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है वो धातुओं की एक्टिविटी को लेकर बनाया गया। हमने क्या बताया कि जो धातु जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी गई है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है, वो दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। चूंकि यहाँ पर कॉपर का स्थान Ag से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, इसीलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। जबकि जो है Ag सिल्वर का स्थान जिंक से कैसा है, नीचे है, जिंक से नीचे है, इसीलिए सिल्वर जो है वो जिंक नाइट्रेट के लवण से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से अपना जो है आंसर कॉपी में लिख लेना। अगर समझ में बात समझ में आ गई होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? जो हमने रिएक्शन में बताई थी वही वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। क्यों सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डालोगे तो कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के लवण से हटा देगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और ये होगा बच्चों नीले कलर का। कैसा होगा, नीले कलर का होगा, इसीलिए विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कारण है कि गलित कैल्शियम हाइड्राइड का वैद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन एनोड पर प्राप्त होती है। इसका कारण ये है कि जो गलित कैल्शियम हाइड्राइड लेंगे, गलित जो कैल्शियम हाइड्राइड लेंगे, ठीक है, CaS2 लेंगे, तो इसमें जो यहाँ पर ये जो हाइड्राइड आयन प्राप्त होंगे, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन होंगे, और ये हाइड्राइड आयन कहाँ पर मूव करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे बच्चों, एनोड की तरफ, और एनोड हमारा यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं, विद्युत अपघटन में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा
नेगेटिव होता है। तो कैल्शियम हाइड्राइड जब हम लेंगे तो ये नेगेटिव होगा ना, तो ये एनोड की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हमको एनोड पर क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी एनोड पर, कैथोड पर प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड आयन है, यहाँ पर ये नहीं है, H+ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर H+ नहीं है। H+ तब होता, कब होता, जैसे यहाँ पर हम Ca ले लेते तो हमको ये H+ के रूप में मिलता, तोड़ दिया जाता कैथोड की तरफ, तो हमको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन के रूप में है, तो इसलिए ये एनोड की तरफ जाएगा और एनोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आई बात समझ में? चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करते हैं। बस तुरंत मिल गया आंसर। जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करते हैं। भैया जिंक और आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, इनके E0 का मान कॉपर से मोर नेगेटिव है, ठीक है, कम है, इसीलिए ये धातुएं ज्यादा सक्रिय हैं और इसीलिए कॉपर सल्फेट के लवण से कॉपर को विस्थापित कर देंगे। जबकि सोना तथा चांदी ऐसा नहीं करते हैं। क्यों करेंगे भैया सोना चांदी? सोना चांदी नीचे हैं, ये धातुएं ऊपर हैं, तो पाइप कर लेंगे। जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता। स्पष्ट कर दीजिए, तो कर तो दिया स्पष्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से मन लगा के समझा है तो वो इनके आंसर जो है आसानी से इजीली से दे पाएंगे और लिख भी लेंगे। कोई किताबी भाषा नहीं लिखनी, अपनी आम बोलचाल की भाषा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिए, ठीक है। चलें, अच्छा और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जल्दी से। ये सब जो है NCERT लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, इन्हीं में से आएंगे। देखो, क्लोरीन की आई विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है, परंतु आयोडीन KBr विलयन से क्लोरीन को विस्थापित नहीं करती है। क्यों? ये एक अधातु वाला है कि अपन विद्युत साई श्रेणी में जो धातु नीचे रखी गई है वो श्रेणी में ऊपर रखी हुई अधातु को उसके लवण से हटा देगी। तो जो क्लोरीन है वो Ki से मतलब जो है आई को आयोडीन को विस्थापित किए दे रही है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो Ki है इसमें हम क्लोरीन हमने डाला, तो क्लोरीन जो है Ki विलयन से आयोडीन को विस्थापित किए दे रही है, तो यहाँ पे KCl बन रहा है, आयोडीन निकल रही है, ठीक। इसका कारण यही है कि आयोडीन का जो स्थान है वो क्लोरीन से नीचे है, तो इसीलिए आयोडीन ज़्यादा एक्टिव है क्लोरीन से, इसीलिए वो क्लोरीन को हटाए दे रही है। और जबकि आयोडीन KBr विलयन से ब्रोमीन को नहीं हटा रही, इसका कारण ये है कि आयोडीन का स्थान ऊपर आ गया Br से, तो इसलिए नहीं हटा पा रही। तो ऐसे करके अपना लिख लेना, ठीक। जिंक तथा तांबे में से अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? जिंक तथा तांबे में से एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऐसा है, कोई एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। ये देख लो, इन दोनों में से हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? तो अभी हमने हाइड्रोजन से बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर हमने जिंक को रखा है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर को रखा है। तो जिंक जो धातु है वो क्या करेगी, अम्लों मतलब हाइड्रोजन गैस अम्लों से हटा देगी, लेकिन कॉपर जो है ऐसा कर पाने में असमर्थ होगी, ठीक। जैसे जिंक धातु को आप H2SO4 के विलयन में डालिए तो वो क्या करेगी, ZnSO4 बनाएगी, हाइड्रोजन गैस हटा देगी। अब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालिए तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो H2 हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। अगला देखिए, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं। सेम बात, ये और ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी गई है, चेंज करके पूछा गया है। गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है परंतु MgO अपघटित नहीं होता है। इसका कारण भी यही है, HGO का मतलब HGO में मरकरी का स्थान नीचे है कॉपर से नीचे वाले अपघटित हो जाते हैं, ऊपर वाले अपघटित नहीं होते हैं। Mg का ऊपर है इसलिए अपघटित नहीं होगा। यद्यपि वैद्युत साई श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों? कि वैद्युत साई श्रेणी में जब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से है तो ऊपर, लेकिन यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों? इसका कारण है इसका विशेष गुण,
गुण कि ये अपने एक विशेष गुण के कारण जो है स्थायी है और वायु और जल में जो है क्रिया आसानी से नहीं करती है, ये एल्यूमिनियम की विशेषता है। ठीक है, इसका एक विशिष्ट कैरेक्टर है। अगर देखें कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा समझाइए। जैसा कि हमने अभी कराया था क्वेश्चन कि आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डालिए, तो लोहे की कीलें डालने पर क्या होगा, विलयन का रंग जो होगा वो हल्के नीले से हल्का हरा हो जाएगा। कॉपर जो आयरन होगा, जो लोहा होगा, वो कॉपर सल्फेट के लवण से कॉपर को हटा देगा और फेरस सल्फेट बनाएगा। अगला देखें सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो एक एक्टिव मतलब यौगिक है जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। तो वायुमंडल के साथ ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन ना हो, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोतलों में बंद करके रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। और इसका डिग्रेडेशन भी ना हो, क्योंकि अगर इसको बोतलों में बंद करके नहीं रखेंगे तो सनलाइट से इसका एक्सपोजर होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसका डिग्रेडेशन ना हो, इसका ब्रेकडाउन ना हो, तो इसलिए इसको बोतलों में रखकर भरकर रखा जाता है। ये जो दो क्वेश्चन है 9 नंबर का और 10 नंबर का, ये थोड़े वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब है इसी से रिलेटेड, लेकिन ये थोड़े अनुप्रयोगों से अलग हो जाते हैं। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकायदा उनकी डेट यहाँ पे लिखी है, यूपी बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर पूछे गए हैं। इसी प्रकार अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस में और इनसे अपने करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। देखो निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, 4 क्षार धातुएं ए बी सी व डी के मानक अपचयन विभव E0 क्रमशः ये दे रखे हैं। ठीक है, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, केवल ये जरूरत पड़ेगी तब। इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन है, यानी कि इनमें से आप ये बता दीजिए कि प्रबलतम अपचायक कौन है। तो प्रबलतम अपचायक का मतलब क्या हमने बताया था कि श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो अपचायक क्षमता बढ़ती है। नीचे से ऊपर जाने पर E0 का मान बढ़ता है कि घटता है? वो नीचे से ऊपर जाने पर E0 का मान बढ़ता घटता है? तो बच्चों क्या कहोगे, घटता। क्या कहोगे, घटता। तो इसमें से ये देख लो कि किसकी मतलब वैल्यू मोल नेगेटिव, अपचायक क्षमता उसी की ज्यादा होगी। सबसे क्रियाशील धातु देखो, सबसे क्रियाशील धातु वही होगी, सबसे प्रबलतम अपचायक वही होगी जिसकी वैल्यू मोल नेगेटिव होगी। देखो मोल नेगेटिव कौन है, साफ साफ दिख रहा है, मोल नेगेटिव ये -3.05। -3.05 किसका है, ए का है। तो हमारा राइट आंसर ए वाला हो गया, बस बात खत्म। ठीक, किसी का मानक अपचयन विभव हमने याद करने की जरूरत पड़ी, काम में आया नहीं आया, बस डायरेक्ट हमने थोड़ा दिमाग लगाया, जैसा हमने समझा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अच्छा, अगला देखें प्रबलतम अपचायक है, 2008 में पूछा गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो प्रबलतम अपचायक कौन है भैया, प्रबलतम अपचायक लिथियम। प्रबलतम अपचायक लिथियम हमने बता दिया। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला देखें भैया 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन देखें, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसी सॉल्व हो जाएंगे। देखो Br नेगेटिव के जलीय विलयन से निम्नलिखित में से Br को विस्थापित करेगा। मतलब कौन विस्थापित करेगा, Br नेगेटिव के जलीय विलयन से निम्नलिखित में से कौन Br को विस्थापित करेगा। Br2 को वही विस्थापित करेगा जो Br से नीचे होगा, जो Br से नीचे होगा। और हमारे हिसाब से शायद इसमें जो है क्लोरीन होगा। कौन होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, देख लेना इसको एक बार, अभी हम भी देख लेंगे सीरीज में कि शायद जो है ब्रोमीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, तो क्लोरीन Br को हटा देगा। ठीक, तो इसका हमारे हिसाब से आंसर बी वाला होगा, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला देखें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा जिंक धातुओं के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है, यानी कि इनके घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का आप हमको क्रम बताइए। यानी कि हमसे घटती हुई सक्रियता का क्रम पूछा जा रहा है। घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का मतलब क्या हुआ, घटती हुई सक्रियता का क्रम।
भाई जो धातु जितनी ज़्यादा विद्युत धनी होगी वो धातु उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होगी, और जो धातु जितनी ज़्यादा एक्टिव कब होगी, जो धातु सबसे ऊपर रखी गई होगी। तो जरा देखो, जरा क्यों लगाओ। कॉपर तो नहीं है सर, कॉपर नीचे है। एल्यूमिनियम को भी डायरेक्ट ले सकते हैं। सोडियम से बात कीजिए, देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। अच्छा, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर, नहीं ये वाला नहीं, तो हमारा राइट आंसर बी वाला है। श्रेणी में आप देखना, पहले सोडियम रखी होगी, उसके नीचे एल्यूमिनियम मिलेगी, उसके नीचे जिंक मिलेगा, और सबसे लास्ट में मतलब नीचे की तरफ मिलेगा जिंक। तो ये इनकी घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम, या इनकी घटती हुई धन विद्युतीय लक्षण का क्रम, या इनके घटते हुए अपचायक क्षमता का क्रम। ठीक है, चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि एक बात के कई मतलब निकलते हैं, ये बात हम समझने बताइए। विद्युत श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी इसीलिए थोड़ी बच्चों के आउट ऑफ थोड़े वैसे चली जाती है समझ के बाद, क्योंकि इसमें एक बात कोई कह देता है तो उसके कई मतलब निकल के आते हैं। ठीक, तो बच्चे कहते हैं कि अभी हमसे ये कहा जा रहा था, इसी बात को ये कहा जा रहा है, एक बात होती नहीं। देखें पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक है। वही बात आ गई, प्रबलतम अपचायक भैया वही होगा जिसका ई नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। देखो इनमें से कौन सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव बी वाला है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाली हमारी मोर नेगेटिव है। और देख भी लो जरा, लगाओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर मैग्नीशियम मिलेगी, फिर उसके नीचे आपको एल्यूमिनियम मिलेगी, फिर उसके नीचे कॉपर मिलेगी, और फिर उसके नीचे आपको Hg+2 मिलेगी। तो सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा प्रबलतम अपचायक मैग्नीशियम। अगला देखिए, चार तत्वों ए बी सी व डी के मानक अपचयन रोध अनुसार ये दे रखे हैं, नहीं मालूम क्या दे रखे हैं। इनमें से प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक देख लो भाई, मोर नेगेटिव कौन है? देखो आप देखो, मोर नेगेटिव -2.90 किसका है? ए वाले का। तो भैया ए वाला हमारा प्रबलतम अपचायक हो गया, बस बात खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आते। बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या भाभी आ गई, प्लस माइनस में समझ ही नहीं आता हमें। तो समझ में आता कैसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है समझ में आया। ए बी और सी के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार ये है। इनकी अपचयन क्षमता का क्रम बता दीजिए, इनकी अपचयन क्षमता का क्रम बता दीजिए। अपचयन क्षमता का क्रम हमने बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इनकी अपचयन क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर घटता हुआ पूछा गया है, यहाँ पर घटता हुआ पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर पहले पढ़ो पॉजिटिव वाले, पहले पढ़ो भैया पॉजिटिव वाले 0.68 वाले, फिर इससे कम वाले को पढ़ो, इससे कम वाला ये है 0.50। ठीक, फिर इससे कम कौन है? -2.54। अब इसको क्रम लगा दीजिए, ये किसका है? ये तो हमारा सर ए का है, ये किसका है? ये तो सर सी का है, और ये वाला हमारा बी का है। इसमें आप क्रम लगा दीजिए ये वाला, इसमें आप आंसर देख लीजिए ए, सी और बी। आएगा समझ? तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन अनुसार ये है प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इसमें आप प्रबलतम ऑक्सीकारक बता दीजिए, प्रबलतम ऑक्सीकारक। बच्चों आपसे प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है, प्रबलतम अपचायक नहीं पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। और ऑक्सीकारक क्षमता विद्युत रासायनिक श्रेणी कब बढ़ती है? ऊपर से नीचे आने पर। और ऊपर से नीचे आएंगे तो ई नॉट का मान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो जाने ये देखो कि सबसे मोर पॉजिटिव वैल्यू होगा इसमें से, जो मोर पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव ना हो तो फिर अक्सर इसमें मोर पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो ऐसा करो लेस नेगेटिव, देखो लेस नेगेटिव कौन है? सबसे कम नेगेटिव। तो देखो जो तो बहुत नेगेटिव, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये, यानी कि -2.37 वाले किसका है? ये मैग्नीशियम का है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया मैग्नीशियम। ठीक, ऑक्सीकारक क्षमता पूछ रहे हैं, अगर अपचायक क्षमता पूछते तो फिर हमारा ये वाला होता -3.05 वाला। तो ये भी ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, ये पता लगे भावनाओं में बह जाओ। ठीक है, भावनाओं में बह जाओ और गलत जो है आंसर
टिक कराओ दूसरे हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है बताओ भाई बोलो। देखो Fe को आप H2SO4 के ब्रिगेड में डालिए, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा? क्या AgNO3 के विलयन में कॉपर डालने पर क्रिया होगी? तो ये तो क्रिया होगी, ये क्रिया तो हमारी पॉसिबल, ये तो हमने बताई थी, ये क्रिया हमारी पॉसिबल है, ये वाली क्रिया हो जाएगी कि आप AgNO3 के विलयन में कॉपर डालिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है? Fe का स्थान जो है बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर है, Fe का स्थान जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसीलिए जो ये जो Fe है ये हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से Fe को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा सब, बिल्कुल यहाँ पर हटा देगा। अब यहाँ पर देखें कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये हमारा जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऊपर है हाइड्रोजन से, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक। तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है सी है, ठीक। पूछा गया है 2004 और 2011 में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है क्योंकि हाइड्रोजन सरलता साक्षीकृत होता है। नहीं, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया, सही, इसका डायरेक्ट आंसर, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। इसका ध्यान रखो, इसका शून्य जो है माना ही गया है, वैज्ञानिकों ने इसके शून्य को मान लिया गया है, ऐसे जो है रेफरेंस वैल्यू के रूप में लिया है, ठीक। चले, अच्छा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परत नलियों में रखे गए हैं। क्वेश्चन को समझें, 4 लवणों के विलयन अलग अलग परत नली में रखे गए हैं, एक परत नली A, परत नली B, परत नली C और परत नली D, तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। इसमें भी तांबा डुबोया गया, इसमें भी तांबा, इसमें भी तांबा डुबोया गया। तो बताइए कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? ये नीला वही हो जाएगा जो क्रिया कर जाएगी, जो क्रिया कर जाएगी। देखें, इसमें हमने कॉपर डाला, क्या कॉपर जिंक के साथ क्रिया करेगा? कॉपर जिंक के साथ क्रिया करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कॉपर का स्थान नीचे है भैया जिंक से। कैडमियम से कॉपर क्रिया करेगा? कैडमियम से कॉपर क्रिया करेगा, क्यों? कैडमियम नीचे है और कॉपर ऊपर है। अच्छा रुक जाओ, कॉपर को जरा हम AgNO3 में डालें, कॉपर का स्थान जो है ऊपर है और Ag का स्थान नीचे है, ये क्रिया यहाँ पर पॉसिबल होगी, नीला हो जाएगा। PbNO3 में देखें तो कॉपर का स्थान ऊपर है और Pb का स्थान नीचे है, तो रिएक्शन तो ये वाली पॉसिबल है, ये वाली हो जाएगी। एक पट्टी डुबोई गई है, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो ZNO3 में तो भाई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ZNO3 में Zn ऊपर है, कॉपर नीचे है और कैडमियम भी नीचे है। तो जरा देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? कैडमियम Ag और Pb को देखें, जरा कॉपर से तुलना करें। कैडमियम Ag और Pb, कैडमियम Ag और Pb, हाँ देखें बच्चों, तो ये कॉपर के सापेक्ष में हमें देखना है कि कॉपर से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर से हम तुलना कर रहे हैं, तो कॉपर से ऊपर देखो, यहाँ पर हमने कहा कैडमियम है, यहाँ पर Pb है, तो ये कैडमियम है और ये Pb है। मरकरी कहाँ पे है सर? कॉपर से तुलना करने में कॉपर से नीचे आ जाएंगे, Hg यहाँ पर है। जिंक का तो हमें मालूम ही है, जिंक देखो यहाँ पर रखी हुई है, ऊपर है, यानी कि जिंक जो है ऊपर की ओर है, ठीक। तो कॉपर जो होगा वो इनके साथ क्या क्रिया करेगी? नहीं करेगी, ना इसके साथ क्रिया करेगी, ना इसके साथ करेगी, ना इसके साथ क्रिया करेगी, Hg के साथ क्रिया कर जाएगी, मरकरी के साथ ये रिएक्शन कर जाएगी, ठीक। क्योंकि ये एक्टिव है,
ठीक है, ये कम एक्टिव है, ये ज़्यादा एक्टिव है, ये इसके साथ क्रिया करेंगे, ये इनके साथ क्रिया नहीं कर पाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो HG वाला होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, उसकी अपनी उसी वाली स्लाइड में आ जाते हैं। 13 नंबर यही था क्वेश्चन। तो यहाँ पर HG AG है, मतलब PV है, AgM3 ये है, तो इसका हमारा राइट आंसर फिर ये वाला होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है AgM3 वाला होगा। ठीक है, तो इनको तो हमने देख ही लिया, ZnCd मतलब कैडमियम और PV सब ऊपर है, Ag नीचे है, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा C के साथ। ठीक है, 12वें नंबर पर देखें 298 केल्विन पर अर्ध क्रियाओं के मानक अपचयन विभव है। ठीक है, कौन सा प्रबलतम अपचायक है? प्रबलतम अपचायक भैया वही है जो जितना मोर नेगेटिव देखो इनमें से कौन पहचानो, ये तो है नहीं प्लस में मोर नेगेटिव ये वाला है, तो ये कौन सा है? जिंक। तो भैया हो गया हमारा जिंक। चले भैया आगे बढ़े। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव दिए गए हैं। अच्छा, सेल क्रिया इत्यादि में Fe के लिए विद्युत वाहक बल होगा। इसमें देखो बच्चों विद्युत वाहक बल निकालना होगा। विद्युत वाहक बल हमें निकालने के लिए बताया था E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब यहाँ पे कैथोड वो होता है वो, एनोड वो होगा जो मोर नेगेटिव होगा या कम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो कैथोड की तरह कौन काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा ये वाला। ठीक, मोर नेगेटिव और मोर या लेस पॉजिटिव नहीं, ये वाला यहाँ पर काम करेगा एनोड की तरह। ये एनोड बनेगा और ये वाला हमारा यहाँ पर बनेगा कैथोड। अब आप बस इतना कर लेना कि 0.41 माइनस 0.76 वोल्ट, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका इनमें से एक आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? बताइए इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? भाई अपचयित होगा जो हाइड्रोजन से नीचे रखा होगा। हाइड्रोजन से नीचे रखा होगा, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर भैया, ये भी ऊपर है, ये ऊपर नहीं है। तो ट्रांसफर ये डी वाला आंसर हमारा सही है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। ठीक, चलिए 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव अनुसार ये दिए गए धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखिए। घटती हुई सक्रियता का क्रम लिख दीजिए भाई। ठीक है, इसमें से पकड़िए मोर नेगेटिव वाली ज्यादा पॉजिटिव होगी, घटते हुए क्रम में लगा दीजिए। समझिए बात मेरा। मोर नेगेटिव देखिए भाई, मोर नेगेटिव यहाँ पे देखो, एक तो ये है 2.0, इससे कम देखो 0.76। ठीक, फिर प्लस 0.34 प्लस, और फिर एक रह गया है प्लस में 1.5। अब आप देख लीजिए 2.0 किसका है? 2.0 है बी का। किसका है बच्चों? बी का। 2 किसका है? नहीं, 2.0 इसका है बी का। ठीक है, और 0.76 सबसे लास्ट वाले का है, यानी कि डी का है। ठीक, तो बी और डी का बनाइए कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये वाला है, बी है, डी है, सी है और ए है, तो हमारा बी वाला है राइट आंसर हो गया। ठीक, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। फिर वही बात आ गई, मैग्नीशियम नहीं होगा। अच्छा, कॉपर का स्थान नीचे है। अच्छा, मैग्नीज ये वाला भी हो जाएगा शायद, इसका नीचे है। इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। कॉपर का स्थान नीचे है, ये वाला तो भी है। चलो देख लेना इसको। ठीक है, इसका सी वाला साइड जो है राइट आंसर है। विद्युत साइंस श्रेणी में देख लेना कि जो नीचे है वो हो जाएगा, जो ऊपर है वो उसका चेक नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलता पर, उपयुक्त शरीर पर। जी हाँ, उपयुक्त शरीर पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव जब हमने पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोड विभव को निर्धारित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये सब बताए थे। ठीक है, ये मोलता के ताप पर। मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम एरियो की सक्रियता का सही क्रम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चिन्ह लगा है घटता हुआ क्रम, लगा दो भाई, क्रम क्या दिक्कत है। सबसे ऊपर कौन सी धातु रखी गई है? सोडियम।
सोडियम के बाद आप किसे रखना चाहेंगे? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम के बाद किसे रखेंगे? कॉपर को। उसके बाद किसे रखेंगे सबसे नीचे? Au को। बस ये ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव। क्रम लगा दीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और Au। 18 का दूसरा हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक। 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपने ये है। प्रबलतम आक्सीकारक बता दीजिए। अब इसमें हमसे आक्सीकारक पूछा गया है, यानी कि आक्सीकारक क्षमता कब बढ़ती है? आक्सीकारक क्षमता बच्चों कब बढ़ती है, जरा हमें बताएं। आक्सीकारक क्षमता कब बढ़ती है? जब हम ऊपर से नीचे तरफ आते हैं, यानी कि E0 का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है। पकड़ो सबसे बड़ा नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है? 2.37। 2.37 किसका है? लास्ट में मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जो है सबसे प्रबलतम आक्सीकारक है। मैग्नीशियम सबसे प्रबलतम आक्सीकारक है। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे की तरफ आना है ना। ठीक है, नीचे की तरफ आना, आप प्रबल आक्सीकारक पूछा जा रहा है। तब तो A, B, C, D के मानक अक्षर ये हैं, इनमें सर्वाधिक प्रबलतम आक्सीकारक है। इसमें भी वही, ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए। इसमें आप देखिए कि कौन जो है प्रबल, किसका मोर पॉजिटिव वैल्यू है। मोर पॉजिटिव ये वाली है। ठीक है, किसका? भैया बी वाले का। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक। चलिए, अच्छा, तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर, जो कि एक बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, काफी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आज हमने पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चाहे आप 12th लेवल की परीक्षा दें, चाहे आप नीट लेवल की दें। नीट लेवल तक की हम गारंटी लेते हैं कि नीट लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक। अगर बाई चांस ज़्यादा डीप में कोई क्वेश्चन पूछा गया है MSc लेवल का या उससे हाई लेवल का, तो भले ही फेल हो जाए, नहीं तो नीट लेवल तक की हम गारंटी ले लेते हैं। नीट लेवल तक में ये हमारी पढ़ाई हुई है जो पूरी जो क्लास है, लेक्चर है, ये काम में आएगा। ठीक है, कैसा लगा आज का ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हमने सब कुछ बताया। ठीक है, कोई भी बात समझ में ना आए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ। जो भी हम यहाँ कंटेंट लेके आए हैं अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करते रहें और साथ ही साथ रिवीजन करते रहें, क्योंकि अभ्यास करना ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास करते रहें और प्लस साथ ही साथ जो है क्या करें, साथ ही साथ जो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये दो चीजें आप बना के रखें। अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, निरंतरता कंटिन्यू लगे रहें। ठीक है, ये नहीं एक दिन पढ़ाई कर ली फिर एक दिन छुट्टी कर लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, कहीं बाहर चले गए, कहीं किसी घर पे चले गए, आज मन नहीं हुआ, आज खेलने चले गए। सब काम करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, बाकी हमें सब काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज के साथ। ये जो है आज की क्लास के साथ ये चैप्टर हो गया है समाप्त। अब अगली क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर क्लास मतलब चैप्टर 3, जिसका नाम होगा रासायनिक बलगति, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इससे जो आंकिक प्रश्न वगैरह बनते थे वो हम साथ ही साथ सॉल्व आउट कराते चले हैं टॉपिक के साथ ही। तो आंकिक प्रश्नों को अलग से सॉल्व आउट नहीं कराएंगे। जो भी हमने जहाँ पर टॉपिक कराया है, जैसे नर्नस समीकरण है, कोलराउस का नियम है, ठीक है, तुल्यांकी चालकता है, मूलक चालकता है, शैल विभव है, ठीक है, जो भी है सब हमने साथ साथ जो है आंकिक प्रश्न सॉल्व करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, चले, अच्छा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।